आदरणीय शरद भैया हमारे परिवार में बड़े हैं हमसे और उनका दर्जा बड़े भाई का ही है। अपने से बड़े व्यक्ति को बड़ा भी कहा जा सकता है और वह इसलिए भी छोटा हो जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दर्शन में चिंतामणि जी यहाँ बैठे हैं, जो बाद में पैदा होता है उसके पास समय ज़्यादा होता है, इसलिए वो बड़ा होता है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन डॉक्टर गोपाल शर्मा जी की उपस्थिति में इस बात को मुझे कहना पड़ेगा कि हमें तय करना है कि शरद भैया बड़े हैं या गोपाल भैया बड़े। और आज दोनों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा बड़ा कौन है तय करना। ये सब बातें आत्मीयता की बात, और इन बातों को समझने के लिए ज़रूरी है कि मेरे वक्तव्य की पहली पंक्ति समझी जाए कि ये मेरे परिवार का विषय है और शरद भैया हमारे परिवार में बड़े, ये मैं कह रहा हूँ। आदरणीय शरद भैया का जन्मदिन का प्रसंग है, उसे नाम दिया गया शरदोत्सव। अब शरद जो ऋतु है वो अपने आप में भिन्न है, शरद होने के मायने भिन्न है। ऋतु और उसके संदर्भ दोनों अलग अलग, क्योंकि बड़ी कष्ट और पीड़ा पहुंचाने वाली भी ऋतु है ये, संक्रमण की अवस्था में खड़ी हुई ऋतु है ये, और इधर से उधर ऐसा लगता है कि ऋतु अपने हिस्से का अगला अंश नई ऋतु को दे रही है और पिछली से कुछ ले रही है। इसमें जैसा कि अभी एक प्रस्तुति थी उसमें कहा गया शबनम को लेके बात, और उसमें खास बात यह है कि शबनम का जमना इस बात का प्रतीक है कि शरद आ गई है। ओस तभी आती है जब लगता है कि चांद के आसपास बादलों ने घेरा बना दिया। मुझे लगता है कि आपकी जो शरद नाम की कल्पना है वो सिर्फ शरद ऋतु के साथ नहीं बल्कि चंद्रमा के आसपास बनता हुआ घेरा है, और ये जो घेरा है और ज़्यादा व्यापक, शीतल और मधुर बने, ये मेरी कामना है। मैं यही कह सकता हूँ कि आपने अपने जीवन में जो कुछ करा वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, और उसको जितना नज़दीक से देखा है उतना अनुभूत भी किया है, और उस अनुभूति के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, और आपका ज़िद्दी होना ही आपकी खूबसूरती। क्या करूँ, मैं खूबसूरत हूँ, ये मेरी ज़िद है, और अगर आपको मेरी ज़िद पसंद नहीं आती है तो आप सामने खड़े हो जाए। मुझे इस बात को लेकर कोई तकलीफ नहीं होगी कि मेरी ज़िद के खिलाफ जाना। आप खूबसूरत हैं क्योंकि आपकी ज़िद, और आपका ज़िद्दी होना अंदाज बहुत अच्छा लगता है। यही आपके जीवन का एक मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी ज़िद इसी किस्म की मोहब्बत को अलग अलग मज़हबों में ढालती है, और अलग अलग मज़हबों में एक मोहब्बत का मज़हब रचती भी है। ये रचना करना बहुत कठिन होता है। आपने उन संघर्षों को भी बहुत नज़दीक से देखा। आपके रंग यात्रा का ही मैं साक्षी हूँ क्योंकि अभिनव संस्था के निर्माण के समय में आपने बहुत संघर्ष किया और उसका मैं साक्षी हूँ। कहीं कहीं मैं आपका साथी भी रहा और कहीं कहीं पर साक्षी भाव से खड़ा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपने परिवार को, अपने सारे
अलंकरणों को कहीं पर रखकर भी, ये अलंकरण शब्द बड़ा व्यापक है, इसको सिर्फ एक चीज से ना जोड़ा जाए। अपने सम्मान को एक तरफ रखकर भी आप अपनी जिद पर खड़े रहते। तुम्हारी जिद है या ये एक ऋतु का नाम है, तो तुम्हें ही तय करना है कि तुम ऊष्मा हो या शीतल। जिद्दीपन हमेशा बना रहे, ये मेरी कामना है। और आपका जिद्दी होना हमेशा हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसी अंदाज में रूठते हो जैसे बच्चे रूठ। और ये जो आपका बचपन है आज भी वैसा ही है, और ये बचपन और आगे जाए, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। आप, इसीलिए मैंने पहले ही कहा मुझे कितनी देर बोलना है, ये आप मुझे बता देते तो मैं उतना ही बोल सकता हूँ। शरद भैया पे मैं बहुत बोल सकता हूँ, एक एक घटना पर घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन अब ये है कि मुझे ये नहीं बताया गया, और अभी तक भी कहीं से ये संकेत नहीं हुआ कि अब आप बैठ जाइए। यानी ये अच्छा होता हो कि ये कहा जाए कि पहले ही मैं बैठ जाऊं। आप वाकई में जब आप कोई नाटक में भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपका जो भी चयन होता है, स्क्रिप्ट जो भी आप चुनते हैं, उस पूरी स्क्रिप्ट में एक बात हमेशा होती है कि सामाजिक और मानवीय अंतर संघर्षों की व्याख्या होती है। आपने जब भी चुना, आपके साथ जिन लोगों के सरोकार रहे, मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने एक बार कोई हम लोग काम कर रहे थे शरद भैया के साथ, तो ये मुझे कहते हैं कि आप प्रभाकर माचवे की तरह हो। अब नहीं कहते, उस समय कहते थे। प्रभाकर माचवे इसलिए कहा जाता था कि आपको बता रहा हूं मैं कि माचवे जी का ये उसूल रहा है, बहुत बड़े लिखाड़ थे, बड़े पत्रकार थे। कुछ दिनों तक हम उनके संपर्क में रहे, तो उनका रहता था कि कितने पन्ने लिखना है और वो इस तरह से अपनी जीभ पर से उंगली को गीला करते थे, पन्ने होते हैं गिन के निकाल लेते और लिखना शुरू कर देते थे। तो ये मुझसे कहते कि थोड़ा सा ब्रोशर लिखना है, तब मैंने कहा यार कितने पन्ने लिखना है, तो ये कहते हैं आप माचवे जी हो। बाद में ये, अब वो संयोग था, वो जमाना था, उसके बाद भी अभी भी जो बोलते हैं कुछ लिखने का, तो मुझसे कहते हैं अरे आपका क्या है, आप तो पन्ने के लो लिख दो। मैं कहता हूँ भाई मैं अब नहीं लिख पाता हूँ, तो आप लिखो। उनकी ऐसी बहुत खूबसूरत बातें, बहुत नाराज भी होते, जब क्रोध आता है इन्हें तो गजब का होता। असहमति इनकी एक तरह से तानाशाही नहीं है, बल्कि इनकी असहमति एक तरह की दादा डेमोक्रेटिक है, जबकि असहमति को ज्यादातर लोग तानाशाही में प्रोफेसर मालवी मानते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं। इनकी परिभाषा में असहमति भी एक किस्म की तानाशाही है, ऐसा नहीं माना जाता। ये बड़े प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी असहमति रखते हैं। बस ये है कि आग्रह इनका कुछ प्रबल होता है, और ये जो आग्रह होता है, तो चिंतामणि जी का भी आग्रह बड़ा प्रबल होता है। ये इज वेरी वेरी डेमोक्रेटिक। मैं डेमोक्रेटिक उसको बोलता हूं जो समझने को तैयार होता है। वो अपनी जगह खड़ा रहेगा, जिद्दी खड़ा रहेगा, लेकिन आपकी बात के प्रति मौन असहमत बना रहेगा। ये जो मौन असहमति है, इनमें हमेशा, इनकी आंखों में दिख जाता है वो। आज मैंने उस स्थिति में इनको वहां से काम करते देखा, और एक कार्यक्रम आपने रखा, क्योंकि आपका आदरणीय अशोक वाजपेयी जी से बड़ा आत्मीय संबंध है। शरद भैया के बारे में मैं ये कहूँ कि ये जिससे रिश्ते रखते हैं, बेखौफ रखते हैं,
ये मैं सुधा जी आपके लिए कह रहा हूँ। मैंने इनका वो बेखौफ होना भी देखा है। तो बेखौफ रखते हैं और बहुत निर्मल भाव से रखते हैं। ऐसा ऊपर से लगता नहीं है, लेकिन अंदर बहुत कोमल है। मैं नारियल वारियल का उदाहरण नहीं दूंगा, ये बहुत आम हो गया है। ऊपर 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 से कठोर, अंदर से मुलायम, नो। ये ये एक तरह का वो सौंदर्य है जिसको समझने के लिए आपको एक अलग किस्म के सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता हो। ये सौंदर्य शास्त्र जो है, ये अपने आप में लोगों ने गलत तरीके से व्याख्या कर दिया। इन्होंने कहा लिखना है, मैंने लिखना शुरू किया। अशोक वाजपेयी जी को लेकर लिखा जा रहा था। मैंने शीर्षक दिया प्राजिता, प्राजिता संस्कृति, प्राजिता। अब ये भिड़ गया मेरे से, अरे क्या प्राजिता आजिता। मैंने कहा प्राजिता का मतलब होता है, आप देखो इसको ढूंढो। अरे डॉक्टर साहब आप कुछ भी, तब तो मैं डॉक्टर नहीं हुआ था। तो अरे भैया आप तो कुछ भी करते हो, आप ऐसा थोड़े आप करो ये करो। अरे मैंने कहा भैया आप मानो मेरी बात है, निकाला। हाँ वे तो पर पहले तो अपनी बहस हुई ना उसमें, वो भी चौंके होल्डर पे देख के, ऐसा उनके बारे में पहली बार किसी ने लिख दिया। जब तलाश किया, उन्होंने पूछा, वही कार्यक्रम बांगड़ बाल भवन में शायद था वो कार्यक्रम, तो उन्होंने बताया, भैया ने बताया, जैसे उनको बताया गया कि वो गाड़ीवान होता है, संस्कृति का गाड़ीवान, ये उसका मतलब था। एक दिन हम लोग बैठे मजाक कर रहे थे, ऋषि मुनि शायद प्रेस थी ना, तो वो वहां पर बात हो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ आप, जब हमने अर्थ समझा रहा था इनको, जैसे अभी आपने एक अर्थ समझाया, वो कूचे से बना हुआ शब्द है वो, कुएं। हाँ, मैं दादा को बता रहा उसका अर्थ, जब आपने उसको एक्सप्लेन किया तो मैंने कहा ये उससे बना हुआ शब्द है। तो इन्होंने पूछा कि आपके मन में गाड़ीवान क्यों आया। मैंने कहा मैं गाड़ीवान मोहल्ले में रहता हूँ ना यार, उस समय तो वहीं रहता था मैं। अब मैं सखीपुरे में, ममता जी को मालूम हो तो वहाँ गाड़ीवान मोहल्ला हुआ करता था, जो तांगे वाले रहते थे, उस मोहल्ले में रहता था। ये एक अजीब सी यात्रा है जो हमने इनके साथ तय की। अच्छे मकान और वो वाला घर, उसमें हाँ बहुत बहुत अटपटा। आपको ऐसा लगता है मालवीय जी कि आपने बहुत संघर्ष किया, नहीं। संघर्ष आंखों में देखना हम लोगों के बहुत छुपा हुआ है, और इसीलिए ये संघर्ष के कारण ही हम जैसे बहुत सारे लोग आपको प्रेम करते, और कोई कारण नहीं है। फिर बेदाग रहना, इतने सारे नए पुराने बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हुए भी, लड़कियों के साथ काम करते हुए, नायिकाओं को तलाशना, उन नायिकाओं से काम कराना, रंगकर्म कोई मामूली बात नहीं है। आप जानती हैं, मतलब संगीत बहुत कठिन काम है। मुझसे आप बोल रहे थे कि वो जब पहले बार उन्होंने गायन किया शर्मे, है ना, इंदौर से ही वो गई हैं, पता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि बंगाल का क्लासिकल, बहुत मतलब क्लासिक की, टोटल क्लासिक की कल्चर पे बात कर रहे थे। आप अभी यहीं बैठे बैठे हम लोग बात कर रहे थे जब आप गा रही थी तब। तो मैंने कहा ऐसा है कि संगीत के मामले में दो तीन मैंने रन संगीत का, इसका उसका उदाहरण दिया, शांति निकेतन का भी उल्लेख आया, पेंटिंग्स पे बात हुई। इतनी देर में हम दोनों यही बात कर रहे थे, पर मैंने 7 दिन को रोका। मैंने कहा अब आप गलत हो। क्या मतलब? मैंने कहा 2 चीजों का आप भूल रहे हो। जो क्लासिकी है वो महाराष्ट्र की अलग, वो आपने सुना, आप इनका जब गायन चल रहा है तारीफ कर रहे थे,
यानी दो स्वरों का विलोप करके और अगले उस पे चला जाना, क्षमा कीजिए, आपके गायन में था ना वैसा, आप ना समझा, मतलब लोग अधिकांश समझते हैं सुनने वाले श्रोता जो हैं वो अपने आ गए हैं बस। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा माना जाता है, मैं यही तो कह रहा हूं, ऐसा माना जाता है, पर लोग लोग समझते हैं और बातें करते हैं। तो दादा को ये भी मैंने कहा, जब आपने वो गायब किया तो यही मैंने बताया है, ठीक बोल रहा हूं मैं? ये तो मतलब विटनेस है यहाँ, अभी इसी सभा की बातचीत है ये ये जो सब कुछ है, ये खैर भैया इसका श्रेय भी आपको जाता है। तीसरा हिस्सा आज छूट गया जिसकी हमने चर्चा की। मैंने तो कहा कि ये तीनों संगीत की अलग अलग धाराओं में एक धारा बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको यूपी का एक हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का। ये कुछ पूछते फिर मैं चुप हो, क्योंकि अब तक यहाँ गायन शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश का भी एक दादा पूरा घराना है, और ये आप ज्यादा अच्छे से बताएं, क्योंकि जो पक्का गायन है बनारस का, इधर के आसपास, अद्भुत है। तीन चीजें हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुचिपुड़ी कमजोर है या वो कमजोर है, नहीं, लेकिन ये जो गंगा है ये ऊपर से नीचे आ रही है, वो इस तरह से घूम के एक बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, एक हिस्सा उसका, एक हिस्सा इधर से निकल के फिर नीचे आ जाता। अब आप कहेंगे मालवा में क्या बचा? मालवा में माछ। अब उसको जिस भी रूप में आप लेना चाहें उस रूप में ले सकते हैं, लेकिन यही है, ये सब कुछ इन्होंने मंच पे करा है और करवाया है, यही इनकी विशेषता है। इनकी यात्रा में कभी भी इन्होंने पकड़ा नहीं किसी चीज को, मुझे यही करना है। आप देखिए पूरे भारत को इकट्ठा करते हैं, कहां से करते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम, हम लोग साथ रहे, पर जिस दिन ये संस्था बनाई थी अभिनव, ये मेरे डिपार्टमेंट में हम लोग बैठे हुए थे एक कमरे में, और इन्होंने कहा संस्था बनाना है। इसके पहले किसी दूसरी संस्था के साथ काम करते, वो बनाइए ना। और इस संस्था का जो मोनो है, लोगो है, वो आपको सुनकर हंसी आएगी, वो मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ है, जबकि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। इनने पूछा भी कि क्या, और फिर हम लोगों की चर्चा हुई, दोनों चेहरे ऐसे ले, और उसके बाद फिर एक रंगकर्मी है जो अब नहीं रहे, उन्होंने अपनी संस्था बनाई, उसमें इसी का एक हिस्सा थोड़ा सा निकाल के और अपने उसमें लगाया। तो आज शरद भैया का होने का, शरद होने का अर्थ, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात दादा। मैं आपको मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं वो मैं कह सकता हूँ, और मैं बेहद सम्मान करता हूँ, बेहद। मैं इनके चरण छूता हूँ कि बेटे सामने पब्लिक में बोल रहा हूँ मैं, मेरे बहुत सारे लोग चरण छूते हैं, ये मुझे मालूम है, पर मैं कुछ ही लोगों के चरण छूता हूँ, और वो लोग जिन्होंने जिंदगी में मुझसे कभी कुछ चाहा ही नहीं, इन्होंने जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं चाहा, कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं की, कभी से मतलब कभी भी, इतना सा भी मैंने नहीं देखा है। इन्होंने कोई भी बात की तो अपने स्वाभिमान के साथ कही, स्वाभिमान को लेकर इनका कोई समझौता कभी नहीं किसी से भी हुआ। स्वाभिमान को लेकर इनका समझौता कभी कभी किसी से नहीं हुआ, बेहद
बेहद स्वाभिमानी है और उसकी उस पे ये किसी को भी कहीं भी छोड़ सकते हैं। यानी किसी को भी कंधे पे बैठा हुआ कोई आदमी हो इनके, ये पटक के चले जाएंगे वहाँ, वो बेचारा भीड़ में पड़ा हुआ है। ये मैं बिल्कुल आपको साफ बोल रहा हूँ, इन्हें किसी व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठाने में कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं आती। लेकिन कोई ये कहे कि मैं इन पे सवारी करता हूं तो ये वहीं पटक देंगे उसको। क्या हो गया? हो गया। नमस्कार, आपको बहुत सारी बधाई, आपको बहुत सारी बधाई। नहीं नहीं, हमको तो आप जानते हो, माचवे जी कितने पन्ने लिख रहा। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं। और शरद शर्मा जी के इस उसमें पिलकेंद्र जी बैठे हैं, इसलिए ये जो हंसी मजाक का हिस्सा है उन्हीं के खाते में। मैं तो बहुत ही बेकार आदमी हूँ, यानी इस तरह से उसमें। तो धन्यवाद आपको और बहुत सारी बधाई सभी की ओर से, मेरी ओर से भी, और जो भी संस्कृति कर रहे हैं उन तमाम संस्कृति कर्मियों की हार्दिक और तल से स्पर्श करती हुई शुभकामनाएं।